तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। एसी में पैरेलल सर्किट की बात कर रहे थे हम लोग। पैरेलल सर्किट, पैरेलल सर्किट की बात करें एसी में तो मान लो एक एग्जांपल के लिए ये आपका कैपेसिटर है, ये भी इंडक्टर है, ये रजिस्टर है। और ये मान लो एक एग्जांपल के लिए मान लो इसको कि कुछ ये है आपका L, ये C, ये R, ये V0 साइन ओमेगा T। अब मैं आपको पूछूं कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर क्या मुझे कोई बताएगा कि VL कितना होगा, VC कितना होगा, VR कितना होगा। तो आप सब लोग जानते हो कि KVL के अकॉर्डिंग ये पोटेंशियल उतना ही होगा जितना VR है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तीनों बराबर है ना, तीनों का पोटेंशियल आपस में बराबर होगा। ये भी V0 साइन ओमेगा T होगा, ये भी V0 साइन ओमेगा T होगा। पैरेलल में पोटेंशियल बराबर होता है, ये सबको पता है। पैरेलल सर्किट में पोटेंशियल बराबर होता है, तीनों ही V0 साइन ओमेगा T होंगे। ठीक है, तीनों में अगर पोटेंशियल सेम है तो मान लो इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है उसको IL बोल दो, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है उसको IC बोल दो, जो इसमें फ्लो हो रहा है उसको IR बोल दो। ये I सोर्स, तो क्या I सोर्स इज इक्वल टू IR प्लस IL प्लस IC लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हैं। याद रखिएगा ये सब फेजर में है, डायरेक्ट मैग्नीट्यूड नहीं लिख सकते, जोड़ना है। फेज सबका अलग अलग होगा। एक बात हम लोग जानते हैं कि अब रजिस्टर को एक एक करके देखो बहुत ध्यान से। इस रजिस्टर की बात करो तो इस रजिस्टर में जो भी करंट होगा वो खुद के वोल्टेज के फेज में होगा, वो खुद के अपने वोल्टेज के फेज में होगा। यानी IR की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं V, मैग्नीट्यूड पहले लिखो करंट का, मैग्नीट्यूड V0/R। और रजिस्टर में फेज सेम होता है, फेज पार्ट ये होता है, तो फेज पार्ट अब लिखो ओमेगा T। बहुत आराम से लिखते हैं कि पहले फेज पार्ट लिखना है तो फेज पार्ट को पहले देखा। ठीक, अब बात करते हैं कि इंडक्टर करंट को, मैग्नीट्यूड पार्ट क्या है, इम्पीडेंस देखो इंडक्टर का कितना होगा। इंडक्टर का इम्पीडेंस हम लोग जानते हैं ओमेगा L, इसका इम्पीडेंस 1/ओमेगा C, इसका तो R ही होता है। V0/ओमेगा L, या फिर एक मिनट के लिए हम लोग XL ही बोल दें इसको, चलो वो तो कैलकुलेट कर लेंगे। XL साइन ओमेगा T। हम लोग जानते हैं कि इंडक्टर में करंट लैग करता है, इंडक्टर में करंट लैग करता है। अब इंडक्टर में अगर करंट लैग करता है तो वोल्टेज जो दिया है उससे 90 डिग्री पीछे करंट लिखेंगे, और कैपेसिटर में करंट लीड करता है। अब IR, IL, IC तीनों चीज लिख लिया। अब तीनों को लिख लिया तो तीनों को हमें I सोर्स अगर चाहिए तो I सोर्स तो हम लोग जानते हैं IL प्लस IR प्लस IC। इसका फेजर बना के ऐड करना होता है। हम लोग जानते हैं तीन वेक्टर को जोड़ना है, तो तीन वेक्टर को जोड़ने का तरीका सीधा ऐसे थोड़ा ना होता है कि XI है 3J है तो डायरेक्ट लिख दे XI 3I प्लस 6J 9, नहीं लिखते ना, फेजर बनाते हैं। तो फेजर इसका बनाओ। रिफरेंस आप सभी को पता होगा कि इसको तीनों को जोड़ने का मतलब, इन तीनों को जोड़ने का मतलब सीधा सीधा आपको पता है कि SHM के जैसा फेजर बनाते हैं। तो I सोर्स के लिए फेजर में हमेशा रेफरेंस, इसको क्या हम IR को रेफरेंस मान लें?
रेफरेंस फेज, रेफरेंस फेज कितना माना गया है, ओमेगा टी। यानी आर को अगर रेफरेंस फेज मानोगे, रेफरेंस मतलब ये आर है, तो आप बताओ ऊपर कौन होगा जिसका फेज ये रेफरेंस लाइन अगर मान लिया गया, एंगल के टर्म्स में सोचो, ये एंगल अगर रेफरेंस है तो इस एंगल से आईसी वाला एंगल 90 डिग्री ज़्यादा है, तो आईसी जो बनेगा ये आईआर हो गया, तो आईसी कुछ ऊपर बनेगा 90 डिग्री, और आईएल कुछ नीचे बनेगा। देखो फेज, इसका फेज कितना है, ओमेगा टी, इससे 90 डिग्री ज़्यादा आईसी का फेज है, ओमेगा टी प्लस 90, इससे 90 डिग्री कम आईएल का फेज है। अब इनको वेक्टोरियली जोड़ोगे तो अब मानना पड़ेगा कि कोई एक ज़्यादा है कोई एक कम है। जो ज़्यादा होगा उसका सिंप्लीफिकेशन आपको पता होगा कि हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं चलो एक ज़्यादा है तो आईसी माइनस आईएल और ये आई आर, यानी आई सोर्स जो आया वो आ जाएगा आई सी माइनस आई एल का होल स्क्वायर प्लस आई आर स्क्वायर वेक्टर कहते हैं। ये एंगल थीटा, ये थीटा को ही क्या बोलते हैं, फेज डिफरेंस। ठीक है, तो ये करने का प्रोसीजर हो गया। अब प्रोसीजर अगर क्लियर हो, सब लोग देख लो एक बार, तो हम एक न्यूमेरिकल उठाते हैं और उस पर तब चलते हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट हो जाने के बाद हम लोग बात करेंगे एक एग्जांपल की बात करते हैं, थोड़ा एक एग्जांपल उठाते हैं कि चलो मुझे एक एग्जांपल आसान सा उठाते हैं। ये v मान लो दिया है 10√2 साइन ओमेगा टी। ठीक है, एक्सेल की वैल्यू मान लो दिया है 5 ओम। चलो कुछ ले लो 5 ओम, और आर की वैल्यू जो है 2 ओम। फाइंड सोर्स करंट एंड इम्पिडेंस। सोर्स करंट और इम्पिडेंस अपने को बताना है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखो क्या करोगे, बहुत आसानी से। सोर्स करंट तो फेजर से निकल जाएगा, इसका भी पोटेंशियल वही होगा, इसका भी पोटेंशियल वही होगा। सबसे पहला काम आई आर बताओ, आई आर लिख लेंगे 10√2/2 साइन ओमेगा टी। आई एल भी लिख लेंगे 10√2/5 साइन, इंडक्टर में वोल्टेज तो इतना ही रहेगा तो करंट 90 डिग्री लैग करेगा। आई सोर्स जो होता है वो होता है आई एल प्लस आई आर। आई सोर्स जो होता है आई एल प्लस आई आर। अब आई सोर्स हमें बताने के लिए हम लोग बच्चों जब भी ये आता है उसका हमें क्या बनाना पड़ता है, फेजर बनाना पड़ता है। हमेशा ऐसे प्रॉब्लम को डायरेक्टली नहीं सॉल्व करते, ये वेक्टर की तरह ऐड किया जाता है।
तो इसका फेजर बनाते हैं तब तुरंत। फेजर में आपको याद रखना होगा, हमेशा रेफरेंस इसी को मान के चलेंगे। तो रेफरेंस इसको माने, तो आप लोग खुद बताइएगा, अगर इसको हम रेफरेंस मान रहे हैं तो क्या ये रेफरेंस लाइन पे कितना बनेगा? 10/√2 यानी 5√2, और नीचे की तरफ कितना बनेगा? 2√2। नीचे क्यों बनेगा? क्लियर है, 90 डिग्री कम है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा वो मुझे समझ में आ रहा है कि कुछ आ जाएगा। IR है ये IL है, आई सोर्स जो आ गया √ऑफ 25 का 50 + 8 √58। आई सोर्स कितना आ गया? √58, यानी आई सोर्स आ गया √58 एम्पियर, और आई मतलब सोर्स की वैल्यू पता चल गया। और कल के दिन ये मैग्नीट्यूड पार्ट पर चला, तो फेजर पार्ट कितना होगा? ये एंगल थीटा मान लें, tan थीटा कितना होगा? थीटा, तो थीटा भी हम लोग निकाल सकते हैं। थीटा पार्ट आ जाएगा tan थीटा कितना हो जाएगा? ये वेक्टर की तरह देखोगे तो ये भी आ जाएगा 2√2, tan थीटा इक्वल टू 2√2/5√2, 2/5। अब यहाँ से थीटा निकल जाएगा, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2/5। तो आई सोर्स जो आ जाएगा, ये तो मैग्नीट्यूड पार्ट है √58, फेज पार्ट लिखना है तो ω_t माइनस थीटा, क्योंकि ओवरऑल बिहेवियर कैसा है? इंडक्टिव में करंट लैग करना है, तो ये है इससे लैग करता हुआ। कितना लैग करेगा? थीटा, ठीक है ना। तो सोर्स करंट आ गया। अपने को बताना था कि इम्पिडेंस सर्किट का क्या होगा। तो सर्किट का इम्पिडेंस के लिए यहाँ पे Z इक्वल टू होता है V0/I0। तो V0 दिया है 10√2, I0 अपने को पता है √58। ये इम्पिडेंस आ गया सर्किट का, ठीक है। ऐसे प्रॉब्लम हम लोग किया करेंगे पैरेलल सर्किट जब भी सॉल्व करना होगा, ठीक है। हमें लग रहा है कि अब हो जाएगा। बाकी असाइनमेंट में हमने DPP 5 में ही पैरेलल सर्किट के क्वेश्चन दे दिए हैं। DPP 5 में पैरेलल सर्किट के क्वेश्चन हैं, तो इसलिए DPP 5 की प्रॉब्लम में हो सकता है थोड़ा बहुत आपको डाउट हो ये पैरेलल सर्किट में, तो उस पर ज़्यादा चर्चा लेक्चर में नहीं किया था। DPP 5 के लेक्चर में ज़्यादा चर्चा नहीं किया था हमने। अभी बात करते हैं हम लोग पावर की, बात करते हैं। AC में पावर की बात करें तो जो पावर होता है वो अपना पावर का हम लोग बात करें तो मान लो यार कि सबके घर में अलग अलग लोड हो सकता है। लोड मतलब AC, TV, फ्रीजर, ये सब को अलग अलग हो सकता है, सबके घर का एक जैसा नहीं होता। लेकिन सबके घरों में सप्लाई तो 220 वोल्ट ही जा रही है, यानी 220 वोल्ट जो होता है वो RMS वैल्यू होता है, यानी RMS वैल्यू सबका सेम है सबके घरों में। तो VRMS इक्वल टू IRMS इंटू जेड लोड है, तो यानी लोड सबका वेरिएबल है। लोड मतलब AC, TV, फ्रिज, ये सब जो घर में है ये सबके घर का अलग अलग होता है। तो लोड अगर वेरी करेगा तो VRMS इक्वल टू IRMS इंटू जेड किसी भी सर्किट के लिए फॉर गिवन सर्किट, हम लोग किसी भी सर्किट के लिए क्या ऐसा फेजर ही बनता है। कुछ यहाँ पे XL - XC ये होता है,
तो रिजल्टेंट कुछ जेड आता है, ये एंगल थीटा, तो जेड कॉस थीटा इक्वल टू आर होता है, ठीक है ना। तो किसी भी सर्किट के लिए हम करंट वोल्टेज मान लें वी नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट कितना होगा तब आई नॉट ओमेगा टी प्लस थीटा, ये मान लेते हैं किसी भी सर्किट के लिए। अब सर्किट में वोल्टेज और करंट किस तरह, वोल्टेज तो सबका वी आर एम एस तो सबके घर में फिक्स है, ठीक ना। तो आई आर एम एस ही बदलता रहता है लोड के अकॉर्डिंग, क्योंकि वी आर एम एस हम लोग जानते हैं, हम लोग जो रिलेशन जानते हैं किसी भी सर्किट के लिए, वी आर एम एस इक्वल टू आई आर एम एस इंटू जेड, वी नॉट इक्वल टू आई नॉट इंटू जेड, पीक वैल्यू में और आर एम एस वैल्यू में ये रिलेशन होता है। अब ये अगर फिक्स कर दोगे तो ऑब्वियसली ये वेरी करता है सबके घर पे, तो ये पार्ट तो वेरी करेगा ही, ठीक ना। अब मान लो किसी एक गिवन सर्किट के लिए, कोई भी एक गिवन सर्किट के लिए कुछ ऐसा है, ये वोल्टेज है, कुछ फेज डिफरेंस पे करंट होगा, कुछ ऐसा ही होगा। तो देखते हैं पावर के टर्म्स में बात करें तो पावर क्या होगा। तो यानी मैं बोलूँ ना, जो एक पावर होता है आरएमएस पावर, आरएमएस पावर बोलें या इनपुट पावर बोलें। मैं आपसे पूछूं कि घरों में कितना पावर, पावर का कैलकुलेशन पक्के तौर पे आप सभी को पता होगा। पावर जो होता है वो तो सीधा सीधा ना आरएमएस क्वांटिटी के टर्म्स में कैलकुलेट किया जाता है। आरएमएस पावर या फिर अपरेंट पावर या फिर इनपुट पावर, ये सप्लाई है एक तरीके से देखा जाए घरों में। ये पावर कहाँ से, हमें पता चल गया किसी के घर में यार आरएमएस पावर पता है, तो इसको चलो पी अपरेंट बोल दें, या फिर कई बार पी इनपुट पावर भी बोलते हैं, आरएमएस पावर भी बोलते हैं। जो मेन घर में आया पावर वो टोटल कितना आया, आई आर एम एस स्क्वायर इंटू जेड, या फिर वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, क्योंकि आई आर एम एस इंटू जेड को वी आर एम एस भी लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर वी आर एम एस स्क्वायर बाई जेड। ये सारा हम लोग पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सारा पावर क्या बताता है कि आपके घर में कितना लोड में पावर आया, टोटल आपके घर में सप्लाई कितना हुआ पावर का, ठीक है ना। ये टोटल जैसे आपके घरों में सप्लाई कितना हुआ, जैसे मान लीजिए आपका घर है, ये कोई एक सर्किट है, किसी सर्किट को, घर का मतलब एक तरीके की एक सर्किट है लोड, तो इसमें क्या होगा, रजिस्टर होगा, इंडक्टर होगा, कैपेसिटर होगा। इसमें जो इनपुट पावर है वो ये है, ये। अब जेड में आपको पता होता है दो तीन प्रकार के एलिमेंट होते हैं। जेड का मतलब अकेले ये इंडक्टर कैपेसिटर रजिस्टर नहीं, तीनों का कलेक्टिव नेम है जेड। तो अब एक तरीके से सोचो तो बहुत ध्यान से देखो तो इनपुट पावर दो प्रकार से यूज हो रहा है। एक पावर स्टोर्ड हो रहा है और डिसिपेट हो रहा है। या फिर हम बोले हीट की फॉर्म में, या लॉस हो रहा है, इससे हम बोलते हैं एक्टिव पावर। क्योंकि रजिस्टर में जो होगा वो लॉस होगा, और डिसिपेटेड पावर जो होगा वो भी रजिस्टर में होगा। हीट के फॉर्म में भी लॉस होता है तो वही रजिस्टर में होता है।
और जो इंडक्टर और कैपेसिटर में होता है वो स्टोर्ड एनर्जी की फॉर्म में होता है, स्टोरेज की फॉर्म में होता है, तो उसको हम बोलते हैं, उसका नाम देते हैं रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर कहते हैं उसको। ये पार्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब मैं बोलूँ कि वही बात समझ में आया, जैसे P इनपुट जो आया, इनपुट पावर यहाँ पे लिख देता हूँ। इनपुट पावर को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इसका नाम देखो दो, इसको क्या बोलते हैं, एपरेंट पावर, वर्चुअल पावर, इनपुट पावर। ये इनपुट पावर है। इनपुट पावर सीधा सीधा सप्लाई कितने करंट का हुआ, कितने वोल्टेज का, वहां से डायरेक्ट कैलकुलेट कर लोगे। वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, या फिर वी आर एम एस इंटू जेड, ठीक। एक होता है एक्टिव पावर, एक्टिव पावर या फिर एक्टिव पावर या फिर यूजफुल पावर, वर्कफुल पावर, वर्कफुल पावर, जो नाम देना हो सब नाम दे सकते हो। यूजफुल पावर ये क्या होता है, ये लॉस होगा किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो यानी हीट के फॉर्म में जो लॉस होता है वो तो अपने को पता है, रजिस्टर के केस में होता है। आई आर एम एस अगर आता है, रजिस्टर जो होगा, इस सर्किट में रजिस्टर होगा, तो रजिस्टर में जो लॉस होता है आई आर स्क्वायर इंटू आर, उसी को बोलते हैं। और जो एलिमेंट कैपेसिटर है या फिर इंडक्टर है, इसमें जो आई आर एम एस आएगा वो क्या होगा, स्टोर्ड एनर्जी के फॉर्म में होगा, और ये वर्कलेस होगा, इससे कोई भी वर्क नहीं किया जा सकता है। और इसका नाम होता है वर्कलेस या फिर रिएक्टिव। रिएक्टिव पावर, ठीक है ना। आई आर एम एस इंटू एक्स, इसका एक्सएल माइनस एक्सी करके, एक्स क्या होगा, एक्सएल माइनस एक्सी, आई आर एम एस इंटू एक्स हो जाएगा ये, ठीक है। तो हम पावर को समझ गया कि हमारे घरों में जो सप्लाई आया वो इतने पावर का आया। उसके बाद में इतना तो हीट के फॉर्म में लॉस हो गया ना पूरा परमानेंट, इसी से वर्क होता है जो एनर्जी का लॉस होगा। ये एनर्जी इतना आपके घर में इंडक्टर कैपेसिटर, क्योंकि घर में सबके एसी है, फ्रिज है, टीवी है, तो कॉइल्स जो होते हैं वही इंडक्टर होता है। कॉइल वगैरह में जो स्टोर होता है एनर्जी वो रिएक्टिव पावर, और जो हीट के फॉर्म में लॉस हो रहा है उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, एक्टिव पावर, और ये कौन सा, रिएक्टिव पावर, ठीक है। तो यहाँ तक की बात तो हो गई। अब हम लोग किसका बिल पेमेंट करते हैं, हम लोग तो भाई जो एनर्जी यूज करते हो उसी का पेमेंट करते हो। जितना ज़्यादा एनर्जी यूज करोगे उतना ज़्यादा। हम लोग पेमेंट पावर का बेसिकली नहीं करते हैं, हम लोग बेसिकली एनर्जी का करते हैं पेमेंट। तो एनर्जी की बात किया जाए, कितना एनर्जी का आप पेमेंट करते हो,
कितने एनर्जी का आप पेमेंट करते हो, तो वो तो बात पता चलेगा एक इंटरवल में ना, इंस्टेंटेनियस पावर से नहीं वो काम चलने वाला है। जैसे मान लो आपके घर में जो सप्लाई है, तो उसको आप लोगों ने अभी बोला कि जैसे मान लो किसी सर्किट है, कोई अपना सर्किट है जिसके लिए हम लोग पावर कैलकुलेट कर रहे हैं। एक गिवन सर्किट के लिए V हम लोगों ने मान रखा है V नॉट साइन ओमेगा टी, और I मान रखा है I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। इस सर्किट का फेजर बनाने जाओगे तो फेजर तो कुछ ऐसा होगा, Z और R XL माइनस XC, ये थीटा होगा। इसी को तो बोलते हैं Z इक्वल Z कॉस थीटा इक्वल टू R। यानी एवरेज पावर, हम बात करें कैलकुलेशन ऑफ पावर, क्योंकि जो बिल का पेमेंट होता है वो तो भाई इंस्टेंटेनियस पावर से नहीं होगा, कितना इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कितना जूल पर सेकेंड एनर्जी यूज हो रहा है, नहीं ना। आप 2:02 पे मान लो यूज हुआ 50 जूल पर सेकेंड, और कुछ समय बाद 10 जूल पर सेकेंड, तो हम जो पेमेंट करते हैं वो एवरेज पावर के हिसाब से बात करेंगे कि पूरे एक महीने में कितनी एनर्जी यूज किया, एक इंटरवल, और इंटरवल के लिए हमें एवरेज पावर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो पहले इंस्टेंटेनियस पावर क्या हो लिखना होगा, कैसे लिखोगे? इंस्टेंटेनियस पावर, तो इंस्टेंटेनियस पावर P इंस्टेंटेनियस, तो V इंटू आई, V नॉट साइन ओमेगा टी, I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, यही होगा इंस्टेंटेनियस पावर। एवरेज पावर, ये तो इंस्टेंटेनियस, इससे कोई मतलब नहीं है इंस्टेंटेनियस पावर। मान लो कल के दिन आपसे पूछे तो आप ये लिख दो, जो इंस्टेंट पे करंट और वोल्टेज दिख रही है सीधा मल्टीप्लाई कर दो, वो इंस्टेंटेनियस आ गया। लेकिन हमारा इंटरेस्ट है एवरेज पावर से, क्योंकि जो भी एनर्जी का कैलकुलेशन होगा, कुछ भी एनर्जी अगर आपको मान लो 10 दिन में कैलकुलेट करना हो कि 10 दिन में कितना एनर्जी आपने यूज किया, तो हमें एवरेज पावर पता है अगर, तो 10 से सीधा 10 दिन में कितना समय होगा सेकेंड, वो निकाल कर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो एवरेज पावर कैलकुलेट करना होगा, तो P एवरेज क्या होगा? P एवरेज होगा, एक इंटरवल में कैलकुलेट कर लें, तो एक इंटरवल में कैलकुलेट करने जाओगे तो कितना आ जाएगा? V नॉट I नॉट बाहर कर ले अपॉन T, 0 टू T, इसको एज इट इज़ रखो, इसको एक्सपेंड कर लें। इसको एक्सपेंड करोगे देखो क्या आएगा, साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी साइन थीटा dt। अब इसी पार्ट को हम यहाँ से देखो बात कर रहे हैं, एवरेज की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं यहाँ से। तो बात किया जाए अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो V नॉट आई नॉट बाई 2t, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो 0 टू T, सॉरी 2 से नहीं, मतलब वो एज इट इज़ रहने दो। तो अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस थीटा, ठीक, प्लस इसमें साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, जिसको लिख सकते हैं साइन 2 ओमेगा टी बाई 2 साइन थीटा डी थीटा। आपको पता होगा एक इंटरवल में इसका इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा, इसका वैल्यू t बाई 2 आ जाएगा। तो सीधा सीधा देखो सिंप्लीफाई किया एक इंटरवल में, अपने को याद भी होता है एक इंटरवल में आई साइन स्क्वायर का वैल्यू 1/2 आता है।
तो ये तो और इंटू टी से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो ये बाहर टी से टी कट जाएगा, सब कुछ कितना आ गया, वी नॉट आई नॉट कॉस थीटा बाई 2। ये वाली बात एवरेज पावर में जो आया, इस एवरेज पावर में हम लोग वी नॉट पी एवरेज को ऐसे भी लिख सकते हैं, दिखाई दे रहा है ना, वी नॉट बाई रूट 2 आई नॉट बाई रूट 2 कॉस थीटा। इसको आप, ये पीक वैल्यू वी नॉट आई नॉट है, वी नॉट बाई रूट 2 क्या लिख सकते हो, आर एम एस वैल्यू, वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस थीटा। ठीक है, इतना पार्ट अगर हम लोग कर लें, आगे का कैलकुलेशन देखो तो वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस थीटा, तो यानी पी एवरेज जो आया वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस थीटा, हम लोग जानते हैं वी आर एम एस इक्वल टू आई आर एम एस इंटू जेड, तो पी एवरेज क्या हो जाएगा, आई आर एम एस स्क्वायर इंटू जेड कॉस थीटा, और इसी सर्किट के लिए जेड कॉस थीटा कितना है, आर। ये तो हम लोग इसको बोलते हैं एक्टिव पावर, अभी अभी पढ़ रहे थे हम लोग, तो इसका नाम जो दिए थे एक्टिव पावर था ये तो, यानी एक्टिव पावर, एवरेज पावर, यानी बिल जो हम पेमेंट करते हैं वो एक्टिव पावर के लिए ही करते हैं, क्योंकि इसी की तो बात कर रहे थे अभी तक कि ये वॉटफुल होगा, ठीक, वर्कफुल होगा, यानी जो बात समझ में आया वो ये समझ में आया कि एक्टिव पावर ही अपना एवरेज पावर होगा, एक्टिव पावर ही अपना क्या होगा, एवरेज पावर होगा। तो एक्टिव पावर की बात करें तो हम लोग समझ गए हैं कि एक्टिव पावर बोलो, चाहे उसको एवरेज पावर बोलो, चाहे इसी का नाम वर्कफुल पावर, ठीक है, ये सब एक ही नाम है, एक ही चीज़ को बोलते हैं, इसी का नाम है अलग अलग। ये सारा सर्किट की प्रॉपर्टी से आया है, क्योंकि हम लोग इसको याद कर लेंगे। ठीक है, अब हम बात करें, इसका नाम हो गया, इसको तो हम लोग पी इनपुट बोलते हैं ना, इनपुट, यानी अब इस पर कैलकुलेशन की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो ये सारे नाम हो गए, ठीक है, अब इस पर थोड़ा कैलकुलेशन का पार्ट आगे बढ़ाते हैं हम लोग।